हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो बच्चों, कल हमने आपको मेंडल के द्विशंकर संकरण के बारे में अध्ययन कराया था और द्विशंकर संकरण जो था उससे मेंडल ने एक नियम प्रतिपादित किया था। उस नियम का नाम था स्वतंत्र अपवहन का नियम। आई थिंक वो टॉपिक आपके समझ में आया होगा। एक बार उसको रिपीट कर देता हूं मैं कि द्विशंकर संकरण का मतलब क्या है। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे हम द्विशंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने दो जोड़ी किए थे। गोल बीज था, पीला बीजपत्र था और गोल का विपरीत झुर्रीदार और पीले बीजपत्र का हरा बीजपत्र, इनके मध्य में संकरण करवाया था। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के अनुसार सभी पादप जो थे वो F1 पीढ़ी में गोल बीज और पीले बीजपत्र वाले प्राप्त हुए थे। इसके बाद मेंडल ने F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संकर पादप थे उनके अंदर जब स्वयं परागण की क्रिया कराई गई थी तो उससे 16 प्रकार के पादप प्राप्त हुए थे, जिनका फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ और जीनोटाइप अनुपात 1:1:1:1:4:2:2:2:2 प्राप्त हुआ था। इसके बाद मेंडल ने इस प्रयोग पर स्वतंत्र अपवहन का नियम प्रतिपादित किया था। तो मेंडल ने अपने इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला था कि जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उस समय युग्म विकल्पी जो जीन हैं वो अलग होकर किसी भी जीन के साथ युग्मन करने के लिए स्वतंत्र होती है। इसे हम स्वतंत्र अपवहन का नियम कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि मेंडल ने जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण कराया तो लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से प्रकट हुई। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम स्वतंत्र अपवहन का नियम कहते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है, एक जीनी वंशागति के अपवाद या मेंडलवाद में विचलन। देखो बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोगों में यह बताया था कि F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी गुण प्रकट होता है। कौन से नियम के अनुसार? यानी कि प्रभाविता के नियम के अनुसार। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होता है। अर्थात प्रभावी गुण अप्रभावी गुण को प्रकट होने नहीं देता है। इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इसमें अपवाद की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। देखो बच्चों, ये यूनिट बहुत सरल है और 5 नंबर की है। अतः आप देखो, पूरी बायोलॉजी जो है वो 56 नंबर की है। अगर हम यूनिट वाइज अध्ययन करेंगे तो हमें 56 अंक प्राप्त करने में आसानी होगी। 28 नंबर की बॉटनी है, 28 नंबर की जूलॉजी है। अब यहाँ हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। आनुवंशिकी के अंदर 3 चैप्टर हैं और वो 5 अंक की है। 2+3, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो ये नियम जो है, ये जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में से 3 नंबर का अंक आने की पूर्णतः संभावना बनी रहती है। इसलिए आपका फोकस विधिवत रूप से जैसे क्लास चल रही हैं उन क्लासेस का आप अध्ययन करें, नोट्स तैयार करें और उसके बाद कोई भी
अगर आपको समस्या उत्पन्न होती है तो आप यानी कि पर्सनल नंबर पर यानी कि कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं। तो मेंडल ने बताया था कि बेटा कि प्रथम जो पीढ़ी है F1 पीढ़ी है उसमें हमेशा प्रभावी गुण प्रकट होता है, अप्रभावी गुण प्रकट नहीं होता है, क्योंकि प्रभावी जो गुण है वो अप्रभावी गुण को प्रकट होने नहीं देता है। अब सबसे पहली बात यह है कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य, जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में अर्थात प्रथम पीढ़ी में दोनों का मध्यवर्ती, जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दोनों का मध्यवर्ती रूप प्रकट होता है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। देखिए बेटा, मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए, जितने भी नियम दिए, उन सब नियमों में उन्होंने यही बताया था कि जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होता है, अर्थात प्रभावी गुण अप्रभावी गुण को प्रकट होने नहीं देता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने जब प्रयोग किए थे तो उन प्रयोगों में प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां अपूर्ण प्रभाविता होती है। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दोनों का मध्यवर्ती रूप प्रकट होता है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता की खोजकर्ता की बात करें हम तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलब्बास या इसको हम मिराविलास जलापा या हम इसको फॉर और क्लॉक पादप के नाम से भी जाना जाता है। तो अपूर्ण प्रभाविता की जो खोज की थी वो कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलब्बास या मिराविलास जलापा या 4 o'clock प्लांट के अंदर की थी। इन्होंने जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया था तो प्रभाविता का नियम लागू नहीं हुआ, अर्थात दोनों का मध्यवर्ती रूप प्रकट हुआ। इसे उन्होंने अपूर्ण प्रभाविता कहा। जैसे अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे स्पेन ड्रैगन या तद्रूप पादप। ध्यान से देखना और ध्यान से इसको सुनना और समझने का प्रयास करना। स्पेन ड्रैगन या तद्रूप पादप
अब इसके लाल पुष्प और सफेद पुष्प, इसके लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में दोनों का मध्यवर्ती अर्थात गुलाबी पुष्प वाले संकर पादप प्राप्त हुए। देखिए बेटा, लाल पुष्प यहां पर प्रभावी है, सफेद पुष्प यहां पर अप्रभावी है। ऊपर डेफिनेशन में देख लीजिए आप, प्रभावी और अप्रभावी जनक, ये प्रभावी जनक है, ये अप्रभावी जनक है। दोनों के मध्य में जब संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में दोनों का मध्यवर्ती अर्थात गुलाबी पुष्प वाले संकर प्राप्त हुए। लेकिन मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार यहां अशुद्ध लाल पुष्प प्राप्त होने चाहिए थे, अर्थात लाल रंग के पुष्प प्राप्त होने चाहिए थे। लेकिन यहां दोनों का मध्यवर्ती रूप प्रकट हुआ, इसलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसके बाद भी सुनिए ध्यान से, ये गुलाबी पुष्प वाले संकर प्राप्त हुए तो गुलाबी पुष्प वाले संकर अर्थात F2 पीढ़ी जब गुलाबी पुष्प वाले संकर पादपों में स्वयं परागण की क्रिया कराई गई, इनके अंदर जब स्वयं परागण की क्रिया करवाई गई तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर जो पादप थे, और संकर पादप हमारे सामने थे गुलाबी पुष्प वाले, जब इनमें स्वयं परागण की क्रिया करवाई गई तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। ये भी अपवाद है, क्योंकि मेंडल के प्रयोगों में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों अनुपात अलग अलग प्राप्त हुए करते थे। देखिए अब इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं हम, एक बार फिर देख लीजिए इसको। जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में दोनों का मध्यवर्ती रूप प्रकट होता है, इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलब्बास या मिराबिलास जलापाया 4 o'clock प्लांट में की थी। जैसे एग्जाम्पल था इसका स्पेन ड्रैगन और तद्रूप पादप। इसके लाल पुष्प जो कि प्रभावी गुण है, सफेद पुष्प अप्रभावी गुण है, तो इसके लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में दोनों का मध्यवर्ती गुलाबी पुष्प वाले संकर पादप प्राप्त हुए। और जब गुलाबी पुष्प वाले संकर पादपों में स्वयं परागण की क्रिया करवाई गई तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। देखो देखिए, यहां प्रभावी
यहां अप्रभावी है। प्रभावी गुण था आपका लाल पुष्प, अप्रभावी था आपका सफेद पुष्प। दोनों के मध्य में संकरण करवाया। ये हो गई आपकी जनक पीढ़ी, अर्थात ये हो गए आपके जनक। लाल पुष्प को कैपिटल आर और कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, सफेद पुष्प को स्मॉल आर और स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। वो ही प्रक्रिया है, मियोसिस की क्रिया होगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तत्पश्चात क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। इससे दो युग्मक बन जाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर। इधर भी दो युग्मक बन जाएंगे, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये आपके हो गए साहब युग्मक। क्या हो गए, युग्मक। अब F1 पीढ़ी निकाल लीजिए आप, कल भी बताया था मैंने, उसी तरह से दोनों का संकरण करवाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसके साथ करवाइए आप, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसके साथ करवाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसके साथ करवाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये F1 पीढ़ी हो गई आपकी, F1 पीढ़ी। तो सभी के सभी पादप कैसे प्राप्त हुए, सभी पादप गुलाबी पुष्प वाले प्राप्त हुए। दोनों का मध्यवर्ती रूप प्राप्त हुआ, लाल था सफेद था, तो यहां कौन सा आ गया, गुलाबी पुष्प। दोनों का मध्यवर्ती, इसको क्या कहते हैं हम, अपूर्ण प्रभाविता। अब F1 पीढ़ी से कोई भी पादप ले लीजिए, सभी एक समान हैं। स्वपरागण की क्रिया करवाई गई, तो इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। पादप कैसा है, द्विलिंगी है। ध्यान रखना, द्विलिंगी पादप में ही हमेशा स्वपरागण की क्रिया होती है। F2 पीढ़ी निकाल लीजिए, इसकी चेकर बोर्ड बना दीजिए आप। नर के वो ही मादा के आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, ये पादप कोई भी चारों के चारों पादप एक जैसे हैं, गुलाबी पुष्प वाले हैं, स्वपरागण की क्रिया करवाई। F2 पीढ़ी निकाल लीजिए आप, ये हमारी F2 पीढ़ी हो गई साहब। तो कैपिटल आर का संकरण करवाए तो कैपिटल आर। इसका इसके साथ करवाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसके साथ कर दिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसके साथ कर दिया तो स्मॉल आर। देखिए आप, कैपिटल आर कैसे पुष्प, कैसे पादप, लाल पुष्प। लिख देंगे हम यहां पर लाल पुष्प। कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे हैं, गुलाबी पुष्प। ये लिख दिया साहब हमने गुलाबी पुष्प। ये भी कैसा है, गुलाबी पुष्प। और ये कैसा है आपका, सफेद पुष्प। देख लीजिए आप। अब इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात निकालते हैं हम। फिनोटाइप किसको कहते हैं हम, बाह्य लक्षण प्रारूप। तो बाह्य लक्षणों में क्या है, लाल पुष्प है, गुलाबी पुष्प है और सफेद पुष्प है। लाल पुष्प कितना है, 1, गुलाबी कितने हैं, 2, सफेद कितने हैं, 1। तो ये इसका फिनोटाइप हो गया साहब। अब जीनोटाइप निकालो। देखो बेटा, कैपिटल आर सेम है, इसको कहते हैं समयुग्मजी। कितने हैं, 1। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2। स्मॉल आर कितने, 1। तो ये इसका क्या हो गया, जीनोटाइप अनुपात। यही मैं आपको बता रहा था कि F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात 1:1 प्राप्त हुआ। इसको हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। समझ में आ गया बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं हम।
देखो मेंडल ने ये बताया था, अपने जितने भी नियम थे, जितने भी प्रयोग थे, सब में ये बताया था कि प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि प्रभाविता के नियम के अनुसार। अब हम अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं। तो जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात दोनों का मध्यवर्ती रूप प्रकट होता है, इसलिए हम इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कॉल कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने 4 o'clock प्लांट या गुलाब बास के अंदर की थी। एग्जाम्पल था इसका बेटा स्पेंड्रैगन और तद्रुप पादप। सुनिए ध्यान से, जब इसके लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले दोनों जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दोनों का मध्यवर्ती रूप अर्थात गुलाबी पुष्प वाले संकर पादप प्राप्त होते हैं, इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। संकर गुलाबी पुष्प दोनों का मध्यवर्ती हो गया, लेकिन जब इनके अंदर स्वपरागण की क्रिया कराई गई तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 के रूप में प्राप्त हुए। कोई प्रॉब्लम बेटा इसके अंदर? ठीक, देख लीजिए आप इसको, और अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी के आपके जो नोट्स हैं PDF फाइल आपके पास भेज दी गई है, नोट्सों से याद करें, नोट्सों से इसका एक्सरसाइज भी करें, थोड़ा सा अभ्यास भी करें, क्योंकि प्रयोग हैं अभ्यास से ही समझ में आते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर एक जीनी वंशागति के अपवादों में है, वो है बेटा सह प्रभाविता। दूसरा टॉपिक है आपका सह प्रभाविता। सह प्रभाविता देखो साहब, सह माने बेटा होता है साथ, और प्रभाविता तो आप जानते ही हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या जाएगी? जब किसी जीव में दो जीन उपस्थित हों, और दोनों ही समान प्रभाव दर्शाती हों, तो उसे सह प्रभाविता कहते हैं। यानी कि सह प्रभाविता का मतलब, जब किसी जीव में, कोई भी जीव हो सकता है, जंतु हो सकते हैं या पादप हो सकते हैं, दो जीन उपस्थित हों और दोनों ही समान रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करती हों, तो उसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, जब किसी जीव में दो जीन उपस्थित हों और दोनों ही जीन अपना समान रूप से प्रभाव प्रदर्शित करती हों, तो उसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। अर्थात हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो दोनों ही लक्षण समान रूप से प्रकट होते हों, तो उसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? एक बार फिर सुनिए, जब किसी जीव में दो जीन उपस्थित हों और दोनों ही समान रूप से प्रभाव प्रदर्शित करती हों, तो उसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मवेशियों में त्वचा का रंग। मवेशियों में त्वचा का रंग, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे सुनिए आप, हमने फिर बताया कि जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है
तो प्रथम पीढ़ी में दोनों ही स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दर्शाते हों तो उसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रभावी जनक लेंगे, फिर हम अप्रभावी जनक लेते हैं। प्रभावी जनक में त्वचा का रंग लाल था, कैसा था? लाल। और अप्रभावी में था सफेद। त्वचा का रंग कैसा था? सफेद। दोनों के मध्य संकरण करवा दिया, ये हो गया साहब जनक। लाल त्वचा को कैपिटल आर से प्रदर्शित कर रहे हैं हम, सफेद को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देख लीजिए, वही अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस की क्रिया होगी और युग्मक जनन के दौरान युग्मकों का निर्माण होगा। यहाँ कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर। तो F1 पीढ़ी में सभी जो मवेशियों का रंग था वो कैसा था? चितकबरा। कैसा था? चितकबरा। यानी कि दोनों का मध्यवर्ती हो गया। ये F1 पीढ़ी हो गई आपकी, ये इसके युग्मक हो गए। दोबारा से सुनिए, जब किसी जीव में दो जीन उपस्थित हों और दोनों ही समान रूप से अपना प्रभाव दर्शाती हों तो उसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया यहाँ मवेशियों में त्वचा का रंग। मवेशियों में जो त्वचा का रंग था वो एक तो बेटा प्रभावी जो गुण था वो तो था लाल रंग की त्वचा, और अप्रभावी था सफेद रंग की त्वचा। लाल रंग को कैपिटल आर से, सफेद रंग को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, हमारे सामने युग्मक बन गए, और जब इनके मध्य में संकरण हुआ, जो भी संतति पैदा हुई हमारी F1 पीढ़ी में, उनकी त्वचा का रंग था चितकबरा। चितकबरा रंग, उनकी त्वचा का रंग कैसा हो गया? चितकबरा। अब वो ही प्रोसेस है बेटा इनके अंदर। अब इनसे जो हमारी F2 पीढ़ी आई, देखिए आप F2 पीढ़ी निकाल लीजिए इसकी। वो ही अनुपात प्राप्त हुआ था 1:2:1, 1:2:1। वही ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। यहाँ त्वचा का रंग कैसा था? लाल। ये कैसा है? चितकबरा। ये कैसा है? चितकबरा। और ये कैसा है बेटा? सफेद। तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप ले लीजिए आप, चाहे जीनोटाइप ले लीजिए आप, दोनों का अनुपात क्या हुआ? 1:2:1। तो ये एक जीनी वंशागति के अपवाद थे। देखो बेटा दोबारा सुनो, एक जीनी वंशागति के अपवाद। एक जीनी वंशागति किसे कहते हैं? कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे हम एक जीनी वंशागति कहते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में यह बताया था कि प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी गुण प्रकट होता है, यानी कि प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी गुण अप्रभावी गुण को प्रकट होने नहीं देता है। लेकिन बाद में जब अन्य वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे तो प्रभाविता का नियम लागू नहीं हुआ, इसलिए इन्हें मेंडलवाद में विचलन अर्थात एक जीनी वंशागति के अपवाद के नाम से जाना जाता है। पहला था अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या है? जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो दोनों का मध्यवर्ती रूप प्रकट होता है। एग्जाम्पल था आपका स्प्रेन ड्रैगन तद्रुपादप। खोज किसने की थी? कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने मिराबिलास जलापा या गुलाबास या 4 o'clock प्लांट के अंदर की थी। दूसरा है आपका सह प्रभाविता। सह माने साथ रहकर, अर्थात जब किसी जीव में दो जीन उपस्थित हों
और दोनों ही समान रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करती हों तो उसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के मध्य संकरण करवाया तो दोनों ही स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। एग्जाम्पल था मवेशियों में त्वचा का रंग, तो यहाँ प्रभावी जो रंग था वो लाल त्वचा था और अप्रभावी था वो सफेद त्वचा था। लाल रंग को कैपिटल आर से, सफेद को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि एक जोड़ी है तो हमें जोड़ी बनाना आवश्यक होता है। मियोसिस की क्रिया कराई, युग्मक बन गए। प्रथम पीढ़ी में सभी जो मवेशी थी, जितनी भी संतति थी, उन संततियों का रंग कैसा था त्वचा का? चितकबरा। जब F2 पीढ़ी इनसे निकाली गई तो हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही अनुपात 1:2:1 के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक बेटा, मेरी समझ से आपकी समझ में आ गया होगा और आप इसकी यानी कि घर पर रफ कॉपी में इन प्रयोगों को स्वयं कर देखें तो मैं मानता हूं कि आपको याद हो जाएगा। अब मेंडल से संबंधित कुछ बातें हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना अपने प्रयोगों के लिए, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, दोबारा सुन लीजिए। और कि मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना, वो इसलिए चुना क्योंकि मटर के पादप को कहीं भी उद्यान में, गमले में, घर के अंदर कहीं भी उगाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो मटर का पादप को कहीं भी उगाया जा सकता है। दूसरी बात, इसका जीवन काल अल्प होता है, अर्थात 1 वर्षीय पादप होता है, इसलिए बहुत कम समय में 1 से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा जो था इसमें कि 7 युग्म विकल्पी पाए जाते थे। जो लक्षण थे बाह्य रूप से दिखने वाले वो 7 युग्म विकल्पी थे। कितने थे? 7 युग्म विकल्पी। इसके अलावा एक समय में इन्होंने अध्ययन किया था। अब जो दूसरी चीज है, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण, अर्थात तो ये कह सकते हैं कि जो मेंडल के जो प्रयोग थे वो सब सक्सेस क्यों हुए, आखिरकार उनमें सफलता क्यों मिली। वो सफलता मिलने का एक रीजन था, और रीजन क्या था बेटा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में, सबसे पहली बात सुनिए आप, मेंडल ने अपने प्रयोगों में, मेंडल ने अपने प्रयोगों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले 7 युग्म विकल्पी विकल्पी का प्रयोग किया। कि मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए थे तो उन प्रयोगों में स्पष्ट रूप से जो दिखाई देते थे लक्षण, उन 7 युग्म विकल्पियों का प्रयोग किया था। दूसरी चीज, इन्होंने एक समय में एक ही वंशागति का अध्ययन किया, अर्थात एक समय में एक ही वंशागति का अध्ययन किया था, तीसरी चीज, इन्होंने अपने प्रयोगों का पीढ़ी दर रिकॉर्ड रखा। अगला, इन्होंने अपने प्रयोगों में
इन्होंने अपने प्रयोगों में शुद्ध गुण वाले, ठीक साहब, या इनको कहते हैं समयुग्मजी पौधों का ही प्रयोग किया, पौधों का ही प्रयोग किया। और पांचवा जो पॉइंट है वो है कि इन्होंने, मेंडल ने F2 और F3 यानी कि द्वितीय और तृतीय पीढ़ी तक ही प्रयोग किए। देखो बेटा, मेंडल की सफलता के कारण कौन कौन से थे। सबसे पहले तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में जो पादपों के अंदर स्पष्ट रूप से जो दिखाई देते थे वो 7 युग्म विकल्पी थे, और उन 7 युग्म विकल्पियों का, और 7 युग्म विकल्पी कैसे थे, विपरीत थे, तो इनका प्रयोग किया था। एक तो ये इनकी सफलता का रीजन बन गया। एक, जब इन्होंने प्रयोग किए थे तो इन्होंने एक समय में जितना जो प्रयोग किया था तो एक समय में एक ही वंशागति का अध्ययन किया। इन्होंने अपने प्रयोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी रिकॉर्ड रखा, जिससे समझने में इसको आसानी हो गई। मेंडल ने अपने प्रयोगों में केवल और केवल शुद्ध गुण वाले अर्थात समयुग्मजी जो पौधे थे उनका ही प्रयोग किया था, और मेंडल ने F2 और F3 पीढ़ी तक ही प्रयोग किए थे। तो इन रीजनों के कारण मेंडल अपने प्रयोगों में सफल रहा। अगला टॉपिक देखते हैं हम। यहां तक समझ में आ गया होगा। PDF है, उसमें नोट्सों में आप घर जाके तैयारी करें, घर पे रहें और साथ के साथ ही नोट्स भी तैयार करें। अगला टॉपिक है बेटा बहुविकल्पी एलील। बहुविकल्पी एलील देखिए, बहुविकल्पी एलील का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, बहु माने अनेक और विकल्प माने ऑप्शन। एलील माने युग्म विकल्पी। एलील इंग्लिश में है एलील और हिंदी में कहते हैं इनको युग्म विकल्पी। देखिए बेटा, सामान्यतः जीवों के अंदर किसी भी जीन के 2 स्वरूप होते हैं। किसी भी जीन के 2 स्वरूप होते हैं। सामान्यतः एक जीन के दो स्वरूप होते हैं। 2 स्वरूप होते हैं। सामान्यतः किसी भी जीव है उसके अंदर एक जीन के 2 स्वरूप होते हैं, जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी कहते हैं। सामान्यतः एक जीन के 2 स्वरूप होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे लाल व सफेद। इसके अलावा गोल व झुर्रीदार। इसके अलावा पीले बीजपत्र हो गया, पीले बीजपत्र व हरे बीजपत्र।
लंबा व बौना, लंबा व बौना। तो ये क्या है सभी बेटा? युग्म विकल्पी है कि सामान्यतः एक जीन लाल है तो दो स्वरूप है, लाल और सफेद रंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। बीज के आकार की बात करें हम तो गोल व झुर्रीदार, बीज पत्र की बात करें तो हम पीले और हरे, और लंबाई की बात करें तो लंबे और बौने। अब सुनिए आप, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? युग्म विकल्पी। लेकिन जब किसी जीन के दो से अधिक युग्म विकल्पी हों तो उसे हम बहुविकल्पी एलील कहते हैं। जब किसी जीन के दो से अधिक युग्म विकल्पी हों तो उसे बहुविकल्पी एलील कहते हैं। तो उसे बहुविकल्पी एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। अब समझ में आ गया बेटा बहुविकल्पी एलील का मतलब क्या है? सुनिए ध्यान से। सामान्यतः एक जीन के दो स्वरूप होते हैं जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं, लाल व सफेद, गोल व झुर्रीदार, पीले बीजपत्र वाले बीजपत्र, लंबा व बौना। ये क्या है बेटा? युग्म विकल्पी हैं, दो विपरीत स्वरूप हैं। लेकिन जब किसी जीन के दो से अधिक युग्म विकल्पी हों तो उन्हें हम बहुविकल्पी एलील कहते हैं। बहुविकल्पी एलील का मतलब समझ में आ गया? जब किसी जीन के दो से अधिक युग्म विकल्पी हों तो उसे बहुविकल्पी एलील कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, मनुष्य में त्वचा का मनुष्य में रुधिर समूह का निर्धारण। देखिए बेटा, अब तक हम पढ़ते आए हैं कि कोई भी जो जीन है, जीन किसे कहते हैं? लक्षणों का निर्धारण करने वाली इकाई को जीन कहते हैं, कारक भी उसी को हम कहते हैं। तो लक्षण का निर्धारण कर रहा है, जैसे यहां कर रहा है लंबा बौना, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, तो ये लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं। उसी तरह से बहुविकल्पी एलील की बात है कि जब एक जीन के कोई भी एक जीन हो सकता है और उसकी अगर दो से अधिक युग्म विकल्पी हो तो उसे हम बहुविकल्पी एलील कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानव में रक्त समूह। मानव में रक्त समूह। देखिए बेटा, इसका जो निर्धारण है का निर्धारण निम्न तीन जीनों के द्वारा होता है। मानव में रक्त समूह, अब लक्षण तो एक ही है कि भाई जो भी संतति है उसका ब्लड ग्रुप क्या है या नहीं, वो ही याद। ये लक्षण हो गया। तो इसका निर्धारण दो से अधिक जीन कर रहे हैं। देखो 3 जीनों के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? बहुविकल्पी एलील। अब ये कौन कौन से हैं? देखो, मानव के अंदर मानव का ABO रक्त समूह तंत्र पाया जाता है। मानव में कौन सा रक्त समूह तंत्र है? ABO प्रकार का। कौन सा है? ABO प्रकार का। इसका जो निर्धारण है वो 3 जीनों के द्वारा होता है। देखो IA, IB और IO या I0 कहते हैं इसे। देखिए अब इसकी संतति का निर्धारण कैसे होगा। रक्त समूह का कौन कर रहे थे? 3 जीन कर रहे थे, IA, IB और IO। देखो बेटा, यहां पर लिख देंगे हम मात्र युग्मक, यानी कि जनक फर्स्ट, जनक फर्स्ट।
मात्र युग्मक, यहां लिख देंगे हम जनक सेकंड, पितृ युग्मक, यहां लिख देंगे हम संतति युग्मक, यहां लिखेंगे बेटा हम रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। देखिए हमने पहले बताया आपको कि बहुविकल्पी एलील का मतलब क्या है। सामान्यतः, फिर सुन लो बेटा, सामान्यतः एक जीन के द्वारा वो एक जीन के दो विकल्प या दो विपरीत स्वरूप होते हैं, इन्हें हम युग्म विकल्पी कहते हैं। लेकिन जब किसी जीन के दो से अधिक युग्म विकल्पी हों, जब किसी जीन के दो से अधिक युग्म विकल्पी हों तो उसे हम बहुविकल्पी एलील कहते हैं। मनुष्य के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो ABO प्रकार का पाया जाता है। अब देखिए उनका निर्धारण कैसे होता है, 3 जीनों के द्वारा होता है। मातृ युग्मक अगर IA है और पितृ युग्मक I0 है तो यहां संतति युग्मक बन जाएगा आपका IA और IO, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा A, क्या हो जाएगा A। अब दूसरा ऑप्शन, अगर माता का ब्लड ग्रुप नॉट यानी कि O है और यहां पितृ युग्मक IA है तो संतति क्या बनेगी आपकी IO और IA, O को नॉट भी बोलते हैं, तो यहां ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा A। ठीक उसी प्रकार ये तो A का हो गया, किसका हो गया A का। अब B की बात करें हम तो IB, मातृ युग्मक है आपका IB, पितृ युग्मक है आपका I0, संतति युग्मक क्या होगा IB और I0, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका B। यदि यहां हम मातृ युग्मक नॉट, यहां पितृ युग्मक IB, तो यहां संतति युग्मक होगा आपका I0 IB, ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका B, ये B का हो गया। अब AB की बात करें हम, अगर मातृ युग्मक IA, पितृ युग्मक IB, तो संतति युग्मक बनेंगे वो IA IB, ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया आपका AB। यहां मातृ युग्मक IB, पितृ युग्मक आपका IA, तो आपका संतति युग्मक होगा IB IA, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा आपका IB। यदि माता का मातृ युग्मक है I0, पितृ भी है I0, संतति युग्मक क्या बन जाएगा IO, ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा O। तो यहां जो रक्त समूह है उस रक्त समूह का जो निर्धारण कर रहे हैं वो 2 से अधिक जीन कर रहे हैं, IA IB IO। तो जब मैंने यही बताया कि जब एक जीन के 2 से अधिक स्वरूप हों तो उसे हम बहुविकल्पी एलील कहते हैं। उसका एग्जाम्पल था मानव में रक्त समूह, क्योंकि मानव में रक्त समूह ABO प्रकार का जो तंत्र है वो पाया जाता है, जिसका निर्धारण 3 जीनों के द्वारा होता है। कितने जीनों के द्वारा होता है? 3 जीनों के द्वारा होता है। ये आपके सामने सारणी बनी हुई है इसकी कि किस प्रकार से है। ब्लड ग्रुप ABO है, अगर मातृ युग्मक I है और पितृ युग्मक I0 है तो संतति युग्मक आपके सामने ये होगा, ब्लड ग्रुप A होगा। I0 IA तो I0 IA ब्लड ग्रुप A, IB I0 IB I0 B ब्लड ग्रुप। I0 मातृ युग्मक है, IB पितृ युग्मक है, संतति युग्मक I0 IB होगा तो AB B हो जाएगा। अगर मातृ युग्मक A है, पितृ युग्मक B है तो संतति युग्मक दोनों IA और IB ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। यदि मातृ युग्मक B है, पितृ युग्मक IA है तो संतति युग्मक IB IA तो ब्लड ग्रुप आपका AB हो जाएगा। यदि मातृ युग्मक आपका IO है, पितृ युग्मक आपका I0 है, संतति युग्मक IO I0 या IO IO तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? O। इसको आप नोट करना, रफ कॉपी में इसका एक्सरसाइज में अभ्यास करना। अगर समझ में नहीं आए तो आप पर्सनल नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं।